हेलो एवरीवन, आप जुड़ चुके हैं सोशल जंक्शन से और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर उदय शंकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसने सीमित संसाधन में, ग्रामीण परिवेश में, छोटे शहर में शिक्षा ग्रहण करके देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी में अपना दाखिला सुनिश्चित किया है और अभी इसको साउथ के, भारत के साउथ में धारवाड़ एक जगह है, वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है। और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इनके मम्मी पापा भी हैं। परिचय कराना चाहूँगा, सबसे लास्ट में बैठे हुए हमारे साथ मनोज कुमार मुकुल जी, उनके साथ हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना कुमारी जी, और खुद जिसने ये परचम लहराया है और अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया है, सभी को गौरवान्वित किया है, पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है, हमारे साथ खुद हैं स्वामिक। तो हम परिचय कराने के उपरांत एक एक करके जानेंगे इन विषयों से कि इतनी बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की और इस सफलता के पीछे क्या क्या राज हैं, हम एक एक चीज़ कर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वामिक के पिताश्री से। जानना चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई भी हैं और इसी दरम्यान में मैं परिचय कराना चाहूँगा कि श्रीमान मनोज कुमार जी मेरा भाई हैं और साथ में बैठे हैं इनकी पत्नी मेरी भाभी हैं और ये मेरा भतीजा है। तो 2025 के आईआईटी में क्वालिफाई किया है और अभी इसका एडमिशन भारत देश के साउथ में, कर्नाटका में होने जा रहा है। और उसके उपरांत भी आप लोगों को इसके कॉलेज लाइफ की जो स्टोरी होगी वो हम बाद में आप लोगों के साथ पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करेंगे। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं, इनके पिताजी से जानना चाहते हैं कि भैया हम तो सुने हैं कि पूत का पाँव जो है वो पालने में दिख जाता है। बच्चे जब जन्म लेने के उपरांत अपने माँ बाप के गोद में खेलते हैं, पलना में खेलते हैं, ऐसी कहावत हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे सच्चाई? क्या स्वामिक ने जन्म लिया था तब आपको यह आभास हुआ था कि बच्चा आगे चल के इस तरह के देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी में इसका एडमिशन होगा? हम इस तरह की सपना संजोए हुए नहीं थे। हमने सिर्फ बच्चे को शुरुआत प्रारंभिक शिक्षा जो है लिटिल एंजल मुंगेर में 5वीं क्लास तक दिलाया था। इसके बाद फिर डीएवी पब्लिक स्कूल पूरबसराय मुंगेर में 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की और इसके आने जाने की व्यवस्था हो या पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, खुद मैं कंधे पर लिए हुए थे। 10वीं क्लास तक इन्होंने प्ले स्कूल से लेकर 10वीं क्लास तक सभी क्लास में इन्होंने 90% से लेकर 95% तक इन्होंने मार्क्स लाया। बीच बीच में इनके दादाजी भी जो काफ़ी प्रोत्साहित करते रहे, जो आज प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं। इनको साइकिल की ज़रूरत हो या लैपटॉप की ज़रूरत हो, मोबाइल की ज़रूरत हो, और उन्होंने शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ मोटिवेटेड करते रहते थे। हम लोग संडे जाते थे लेके दादाजी से मिलाने के लिए। अब तो दादाजी नहीं रहे, लेकिन जो सपना रखे हुए थे मन में, आज उनके जाने के बाद बच्चे ने पूरा किया है। मतलब बच्चे को पूरा परिवार का सहयोग रहा है। हाँ, बचपन से ही। हाँ, चलिए, क्या होता है कि देखते होंगे कि पिता अपने कार्यों में बिजी रहते हैं और बच्चे की छोटी छोटी बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सौभाग्य है कि आज इनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से पूछना चाहेंगे कि भाभी जी, आपको कैसा लगा था, बच्चे की एक्टिविटी कैसी थी? मैं एकदम उन दिनों के दिन में आपको ले जाना चाह रहा हूँ जब बच्चे ने जन्म लिया, अपना घर आया, आपने खिलाया, गोद में पलने में खिलाया, और कैसे बचपन में इसकी एक्टिविटीज़ थी। बच्चे को देख करके जो कहावत है, उन चीज़ों को मैं आज थ्योरेटिकली सुना हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली सुनना चाहता हूँ कि कैसा रहा था बचपन इसका। क्या आपने सोचा था कि बच्चा चल के मेरा कुछ आगे अच्छा करेगा? आईआईटी नहीं, कुछ भी अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा करेगा। हाँ, मुझे ये विश्वास था बचपन से ही। इसके एक्टिविटी को देखते हुए लग रहा था ये अपने कुल वंश का नाम रोशन करेगा। बहुत अच्छा। और स्वामिक ने ऐसा किया मेहनत करके। अच्छा, जैसा कि बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में ही किया है, लिटिल एंजल में, तत्पश्चात इसने डीएवी में किया। तो हम लोग सुनते हैं कि बच्चों को ना एक अच्छे माहौल की ज़रूरत पड़ती है।
तो उसके बचाव के लिए, क्योंकि बच्चा अलग अलग जब स्कूल्स में पढ़ने जाता है वहाँ पर हर तरह के बच्चे हैं, लड़ने वाले भी हैं, झगड़ने वाले हैं, कम पढ़ने वाले भी हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले भी हैं। इसमें बैलेंस जो गार्जियन का रोल होता है कि घर में इसका दिशा निर्देशित करना, जैसा कि भैया ने बताया कि दादाजी भी काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे, प्रोत्साहित करते रहते थे कि आपको क्या करना है, कुछ ज़रूरत पड़ी तो वो देते थे। तो घर में इसको भैया कैसे मैनेज करते थे जब स्कूल से आता था? चाहे होमवर्क की बात हो गई, इसके एक्टिविटीज़ की बात हो गई, खाने पीने के बारे में तो खैर हम बात कर लेंगे भाभी जी से। भैया से जानना चाहेंगे कि बच्चे को जो 24 घंटे का माहौल होता है घर में, एक पिता के तौर पर आप किस तरीके से इसका परवरिश किए हैं? इसको मैंने बच्चे से ही समय का बोध करवाया कि समय क्या चीज़ है, इसको पहचानो, और इसी के अनुरूप आपको पढ़ना भी है, खेलना भी है, खाना भी है। जो इस चीज़ समय को पहचानेगा वो बच्चा आगे कुछ न कुछ करेगा ही करेगा। बच्चे को हम बार बार समय का ही बोध कराते रहे और इस चीज़ को इन्होंने अमल में लाया, जिसका परिणाम सामने है कि विद्यार्थी जीवन में जो समय है ये वापस नहीं आएगा। इस समय में आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। अच्छा, इसका तो मैं सुना हूँ, स्वामिक से भी सुना हूँ, इसके दोस्तों से भी, खेल में भी काफ़ी रुचि रहता था। तो कभी ऐसा लगता था कि कहीं बच्चा खेल के प्रति, क्योंकि भारत में क्रिकेट का बहुत क्रेज है और बच्चे को क्रिकेट खेलने की भी आदत है, कैसे उसमें मैनेज करते थे कि बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के खेल की दिशा में, क्रिकेट की दिशा में ना चला जाए? हालांकि उधर भी अच्छा कैरियर है, लेकिन एक अभी भी भारतीय कल्चर में माता पिता हमेशा चाहता है बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर बने। कैसे मैनेज करते थे बच्चों को, कैसे मोटिवेट करते थे कि बेटा खेल कूद से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे दो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको अभी बहुत लोग सुनेंगे, आप एक IIT क्वालिफाइड बच्चे के पिता हैं, आपका जो कार्य रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। आपने जिस तरीके से बच्चों को परवरिश किया है, आपसे मोटिवेटेड होकर के आपकी राहों पर चलकर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स सपना संजोएंगे जो कि अपने बेटे को IITian बनना, डॉक्टर बनना, IAS ऑफिसर बनना, IPS ऑफिसर बनना, साइंटिस्ट बनना सोचेंगे। इसीलिए आपका ये शेयर करना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बच्चों को भटक न जाए दिशा से और पढ़ाई पे फोकस्ड रहे। इसके लिए क्या विशेष रूप से आप करते थे? बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं कि जो कि बच्चे को प्रेशर दे दे के पढ़ाते हैं, लेकिन हम प्ले से लेके 10 तक, जब तक बच्चा मेरे सामने रहा, हमने किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया। इनको सभी चीज़ों में स्वतंत्र छोड़ दिए थे, क्योंकि इनको ये अपना समय पहचान लिया था कि हमको किस समय क्या करना है। क्रिकेट से इसको लगाव है तो 1 घंटा के बदले 2 घंटा क्रिकेट समय दे दिया खेलने में, लेकिन उसका पढ़ाई में मेकअप ये स्वयं करता था कि रात में हमको कितने देर तक जग के जो भी वर्क है पढ़ने का उसको हम पूरा करेंगे। मैंने इसकी पढ़ाई की ललक को आपने पहचाना कि बच्चा अगर खेल भी रहा है तो हम इसको स्वतंत्र दें, इस पर प्रेशर नहीं दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि पढ़ाई में गार्जियन को बहुत प्रेशर नहीं देना है, बच्चे को हल्का माइंड रखना है, उसको मोटिवेट करना है कि आप ही को करना है, आप करो। भाभी जी जानना चाहेंगे कि बचपन से क्या चीज़ खाने पीने का इसको रुचि रहता था और क्या विशेष रूप से खाना पसंद करता था, टिफ़िन ले जाने में क्या चीज़ें में रुचि थी? तो खाने पीने का जो बच्चे का रुचि रहता है ये तो माँ को ही पता होता है, तो कैसा रहा है इसका बचपन में? इसका बचपन में सिर्फ सादा भोजन ही इसको अच्छा लगता था। सादा में दही दे दीजिए, दही चूड़ा के बारे में हम सुने हैं कि बहुत दही चूड़ा खाता था। चावल दाल, मतलब मीठा के प्रति लगाव रहता था इसका। मीठा के प्रति बहुत लगाव। अच्छा, बहुत कुछ। अच्छा, अब हम लोगों ने इनके माता पिता से और भी बातचीत करेंगे। अब एक बार हम स्वामिक से जानना चाहेंगे कि स्वामिक, ऐसा पहली बार आपको जीवन में आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, ठीक है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का, जहाँ से भी आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से स्मरण है, पहली बार दिमाग में कब क्लिक किया कि मुझे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, इंजीनियर बनना है? अपना लक्ष्य को निर्धारित कर दिया कि मुझे इंजीनियर ही बनना है। किस क्लास में ऐसा अलार्म आपको लगा था? ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ हुआ हमको। जनरली क्या था कि मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। क्लास 10 की बात है, उस समय मेरा पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऐसा था कि इंजीनियरिंग में था, लेकिन मुझे उसके साथ मेरे को इकोनॉमिक्स भी पढ़ना था और थोड़ा सिविक्स का उस समय क्लास 10 में। लेकिन वैसा कुछ पढ़ाई अभी इंडिया में अवेलेबल है नहीं, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है वो पढ़ाई तुम पढ़ लो, उससे पहले ये एग्ज़ाम है IIT का, इसको निकाल लो।
तो मम्मी को यही बोले थे हम कि ठीक है हम पहला अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर कि हम क्या सिविक्स को मतलब पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो क्लास 10 में आपने सोचा, उससे पहले जैसे जो होता है सिलेबस कि भाई 8 पास कर जाना है, 9th पास कर जाना है, 10th पास कर जाना, और 10th में रियलाइज हुआ आपने अपना करियर ओरिएंटेशन जो होती है चीज़ें वो सोचा कि नहीं भाई हमें इंजीनियरिंग करना है। हाँ, मेरे को अच्छा। ये पता था IIT के बारे में, लेकिन उसका टफनेस लेवल क्या है ये उसका कुछ आइडिया नहीं था मेरे को, पूरा ब्लैंक था। मैंने मम्मी को बोल दिया था, मतलब मेरे को सेल्फ बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या बोल दिया तो करना है। तो फिर मैं क्लास 11th में जब स्टार्ट किया मैंने कर्नाटका में, तो वहाँ पे भी टीचर का मेरे को सपोर्ट मिला। इनिशियली क्या था, नया प्लेस था, लैंग्वेज वहाँ पे कन्नड़ा बोली जाती है, लेकिन टीचर हमारे साइड के थे तो लैंग्वेज बैरियर ऐसा कुछ रहा नहीं टीचर के साथ। सपोर्टिंग थे टीचर सपोर्टिंग थे। इनिशियली नंबर नहीं आए थे स्टार्टिंग में, तो मेरे को लगा था होती है सबकी नहीं होगी बस की बात, लेकिन धीरे धीरे टीचर ने मतलब मोटिवेट किया कि कर सकते हो। उसके बाद लेटर ऑन 11th के मिड में जाके मेरे को लगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। क्योंकि मैं वैसा स्टूडेंट नहीं था कि दिन में 10-12 घंटे मेरे से होती ही नहीं उतनी देर पढ़ाई। अगर मैं 8 घंटे कोचिंग में तो उसके बाद 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी, उससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब तक ये खुला हुआ है तब तक ही पढ़ाई होगी, उसके बाद मैं खेल में चला जाता था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है कि भाई हमने 10 घंटा पढ़ लिया, 12 घंटा पढ़ लिया, आपने उतना देर पढ़ने के बाद आउटपुट क्या लिया ये मायने रखता है। हाँ। अच्छा, आपने अभी बीच में बात करी थी इकोनॉमिक्स की, तो क्या बीच में 10th में आपको कुछ ऐसा इकोनॉमिक्स में कुछ उधर कुछ करने का या उन विषयों में कुछ रुचि हो गई थी आपकी? क्लास 10th का इन इकोनॉमिक्स का तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको आने में कहीं ना कहीं माता जी का रोल है। उन्होंने कहा कि IIT करना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, तो आप इधर शिफ्ट हुए और आपने सफलता भी हासिल की है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो अलग अलग 10th में कुछ विचार हो रहे थे, लेकिन सटीक रास्ता माता ने गाइड किया और आप इस विषयों पर फोकस्ड हुए। ठीक है, आपके द्वारा एक और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी गई है कि भाई एजुकेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, आप कितना इफेक्टिवली पढ़ते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ें। ये पॉडकास्ट देखिए वैसे भी हम लोग शूट कर रहे हैं, वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए जो 10th 12th पास करके अपने अपने सपने पूरा करने के लिए अलग अलग विषयों में अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। माँ बाप अलग अलग बच्चों को सपना संजोने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं। तो सक्सेसफुल जो पेरेंट्स हैं और जो सक्सेसफुल अभी विद्यार्थी है, उसी का पॉडकास्ट मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल रहे, दूसरों के लिए मोटिवेशनल रहे और चीज़ों को जाने। अच्छा, एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा इनके पिताजी मनोज कुमार मुकुल जी से कि आप एक शिक्षक भी रहे हैं, आपने प्राथमिक शिक्षा दी है बहुत सारे ऐसे बच्चों को, और मेरा एक पर्सनली मानना होता है कि कोई भी बच्चा आगे चल के कितना ही बड़ा कर ले, कुछ भी फोकस करे 10th के बाद, है ना, 12th के बाद, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है सर, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, कितना महत्वपूर्ण है बेसिक शिक्षा बच्चों को ठोस रूप से ले देना और उसको उसी वक्त पढ़ाई के प्रति रुचि होना। तो मैं 1 से लेकर के क्लास 5 तक की बात कर रहा हूँ। इनका स्वामिक जी का कैसा रहा है 1 से 5 तक, और आप शिक्षा को लेकर के एक शिक्षक के नाते क्या कहना चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हायर एजुकेशन के लिए? हायर एजुकेशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी भी नीट में हो या JEE मेंस में हो या एडवांस में हो, प्राइमरी एजुकेशन ही जड़ है। अगर जड़ मजबूत होंगे तो पौधे भी स्वस्थ होंगे, जब पौधे स्वस्थ होंगे तो उससे जो फूल खिलेंगे, फल मिलेंगे, वो परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल। तो इनके पेरेंट्स का देखिए सीधा कहना है कि भाई बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके उपरांत आप फिर जितना भी फूल खिलना होगा, अगर बेस पौधा का मजबूत रहा तो निश्चित तौर पर वो अच्छा रहेगा। इनकी माता जी से क्वेश्चन है कि एक पेरेंट्स में, मैं खास करके अपने लोकल पेरेंट्स में मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए या पढ़ाई करने के लिए अपना स्टेट छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके बाहर जाता है, क्या आप इमोशनल हुई थी जब 10th पास करके बच्चा 11th 12th के लिए बिहार स्टेट से बाहर गया था कंपटीशन की तैयारी के लिए? क्या मन में चल रहा था, भेजें नहीं भेजें, या लग रहा था कि नहीं नहीं जाएगा तो अच्छा करेगा? एक माता के दृष्टिकोण से बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे गार्जियन का रहता है कि नहीं नहीं यहीं पढ़ेगा, हायर एजुकेशन में इतना दूर जाएगा, बच्चा को कैसे क्या होगा, खाने पीने का, रहने सहने का। ये माता जी को बहुत ही कन्फ्यूजनिंग और ये बहुत ही दुखदाई पल होता है बच्चा को बाहर स्टडी के लिए भेजना के लिए जब भेजते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बच्चे को बाहर भेजने की मुझे बहुत ललक थी कि बाहर जाएगा तो जरूर कुछ न कुछ ये करेगा, और ये खास करके मौसी के पास रहा
अच्छा, बाहर जाने में भी एक लोकल गार्जियन थे, हाँ। तो उस तरह से आपको उतनी चिंता नहीं हुई। चिंता नहीं थी और एक खुशी थी कि कुछ न कुछ ये करें। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ये जानकर खुशी हुई कि के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा, कि और पेरेंट्स हाँ। के लिए इंस्पिरेशनल है कि भाई बच्चे को अगर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना पड़े तो कभी भी मतलब इमोशनल नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर बाहर जाके कुछ अच्छा करेगा तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। अच्छा, हम बात करेंगे स्वामी कि आप क्वालिफाई कर गए, तो एक बात बताइए कि ब्रांच का सिलेक्शन, क्योंकि अभी तो मैं आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में मैं मान रहा हूँ कि बहुत कुछ अभी नॉलेज नहीं है, अभी जा करके सारी चीज़ें लेनी है ना। इसमें जाना था, हॉबी था, मेहनत किया, आपने सेलेक्ट कर लिया, बट आपने अपने जो ब्रांच है उसका सिलेक्शन कैसे किया कि मेरी रुचि इसमें होगा? भाई सिविल है, मैकेनिकल है, ईसी है, सीएस है, एआई ब्रांच भी अब नया आ गया है, तो अपने ब्रांच का सिलेक्शन आपने कैसे किया? ब्रांच का सिलेक्शन जनरली आपके हाथ में होता नहीं है, रियलिटी ये है। फिर भी जो भरते हैं ना, हाँ। कुछ रुचि अंदर मन से होता है कि नहीं भाई मुझे ये लेना है, मुझे मैकेनिकल लेना है, मुझे किसी बच्चों का रहता है कि नहीं मुझे इसी लेना है, किसी को सिविल रहना होता है। आपने जो शायद अभी काउंसलिंग हो गई है, आपने इसी लिया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसी ब्रांच में कैसे रुचि रही है आपकी? पहले कोई ऐसे लोग जिनको देख करके कि उसने ऐसे ऐसे किया, या आपका पर्सनल रुचि कि मैं इसमें जाऊंगा, मैं ये चीज़ें करूंगा, मैं कुछ नया इन्वेंशन करूंगा, कुछ ऐसी सोच, या फिर ब्रांच का सिलेक्शन करने वक्त क्या किया, क्या क्या सोच थी आपकी? ब्रांच का सिलेक्शन जनरली जब आप 11th-12th में पढ़ते हो तो उससे हो जाता है। जैसे आप फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हो, आपको मैकेनिक्स होता है, उसमें अगर आपका रुचि बहुत अच्छा है तो आपको धीरे धीरे आप मैकेनिकल ब्रांच की तरफ आपका रुचि बढ़ने लगता है कि मैं उस ब्रांच में जा सकता हूँ। सेम विथ अगर आप 12th पढ़ रहे हो तो उसमें आपका चैप्टर आता है कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको वहाँ पे सर्किट प्रैक्टिकल्स होते हैं 12th में, अगर आप वो इन्जॉय कर रहे हो, सर्किट बनाना, सर्किट को जोड़ना, अगर वो आप इन्जॉय कर रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ मतलब वो मेरे मतलब का ब्रांच हो सकता है। तो हमारा जब प्रैक्टिकल हुआ था तो उस इनिशियली मेरे को बड़ा टफ लगा था, ये सर्किट कैसे जोड़ेंगे, ये क्या करेंगे, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया करना तो फैसिनेट लगा, मेरे को फैसिनेटिंग लगा कि वो कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को करने में। तो धीरे धीरे फिर मैंने सर्च किया कि कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है। जनरली लोग सीएससी के लिए जाते हैं, प्रीफर करते हैं, मैं भी करता प्रीफर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन क्या है, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मेरे को एक साइड लाइन चॉइस भी रहता है कि मैं सीएससी का भी मतलब कर सकता हूँ, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा करके मैं सीएससी का भी मैं पार्ट ले सकता हूँ उसका प्लेसमेंट ऑफर में, जो भी जॉब ऑफर है। इसी में ऐसा क्या है कि उसमें आप जनरली टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो जैसे डायोड्स हो गया, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, वो सब कैसे बनता है, वो कैसे ऑपरेट करता है, वाईफाई हो गया, जैसे ब्लूटूथ हो गया, उस फील्ड में आप जाते हैं कि वो कैसे बन रहा है। रुचि थी आपकी इन सब चीज़ों में? हाँ, रुचि थी। अच्छा, अभी जो आपको काउंसलिंग में मिला है, जो सेटिस्फाइड है इससे, इस ब्रांच से? हाँ, इस ब्रांच से, कॉलेज से सेटिस्फाइड है? हाँ। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आपको? IIT धारवाड़ में इसी ब्रांच, कर्नाटका में आता है? हाँ। और हमारे कॉलेज मतलब मैंने जहाँ से कोचिंग लिया था वहाँ के भी मेरे सीनियर्स थे जो वहाँ से पढ़े थे, और उन्हें एक अच्छा डिसेंट सा पैकेज मिला था, तो और मेरे को फील हुआ कि नहीं बेटर ब्रांच मिल रहा है और उस सेम इंस्टीट्यूट में मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे कैरियर की अच्छी मिलेंगी। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर से इनके फादर से जानना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स का कुछ और रहता है रुचि की, नहीं बच्चा इस तरीके से कुछ इस फील्ड में करें। कभी ऐसा आपका बचपन में जब ये 10th में था, 8th में था, मन में कुछ सोचे थे कि अरे ये डॉक्टर बनता या इंजीनियर बनता या फिर कोई अधिकारी बनता? क्योंकि बच्चों को देख करके ना पेरेंट्स को बहुत अलग से एकदम रुचि रहता है कि ये चीज़ कर लेता, ये चीज़ कर लेता। और जब आपको एकदम से पता चला कि नहीं बेटा को तो इंजीनियरिंग में है फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में थोड़ा इसको रुचि है, तो कभी आपको ऐसी कुछ परेशानी, दिल में कुछ ऐसा खटक कि अरे नहीं ऐसा नहीं, ये करता तो बहुत अच्छा रहता, इस तरह की कभी भावनाएं आई आपको, या पूरी तरह से छोड़ दिए थे कि जो बेटा करेगा अपने मन से, जिसमें रुचि इसकी होगी वही करे? देखिए, बच्चे का लाइन जो है 10th के बाद ही निर्भर करता है कि ये मेडिकल की ओर जाता है या इंजीनियरिंग की ओर जाता है। मेरी दिली इच्छा थी कि बच्चे नीट करे। काफ़ी हम इसको दो तीन बार हुई बात, ये एक बात हुई, चलिए दो तीन बार इसको समझाए भी थे। लेकिन ये बोला कि नहीं हम इंजीनियरिंग ही करेंगे। उसके बाद मेरा कोई दबाव नहीं रहा। चलिए, हमारे तरफ से तुम स्वतंत्र हो, तुमको अगर इंजीनियरिंग ही करना है तो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10th करने के बाद मन में ये सोचे हुए नहीं था कि हम बोकारो जाएंगे, रांची जाएंगे +2 के लिए। लेकिन राजेश कुमार जो कि इसके मौसा हैं, वंदना भारती जो कि मौसी है, उन्होंने अपना विचार दिया कि नहीं बच्चे को यहाँ भेज दिया जाए, यहाँ मैं देख लूँगी, पढ़ने लिखने की जहाँ तक बात होगा। यहाँ तो बिल्कुल पास में ही कोचिंग है, अवंती कोचिंग में ही वहाँ नाम लिखवाई थी
और बच्चे ये तीनों, शाहरुख के दोनों लड़के और ये सौमिक सुनील, तीनों साथ रह के वहाँ पढ़ा। और मौसी बिल्कुल जसोदा मैया की तरह इसको रखा है, और उसका मैं पूरे ज़िंदगी ऋणी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुमूल्य समय दिया। और जिस समय बच्चे को जो खाना पीना चाहिए सारी व्यवस्था उन्होंने दी। अच्छा, मन में इच्छा थी नीट की, लेकिन जैसे पता चला कि नहीं लड़का इंजीनियरिंग तैयारी करेगा, आपने दबाव नहीं दिया, चलो भाई इंजीनियरिंग करो। दबाव कुछ नहीं, इंजीनियरिंग के बारे में, चलो भाई इंजीनियरिंग का तैयारी करो। इंजीनियरिंग के बारे में मैं जनवरी से जानने लगा कि जेई मेंस क्या है, जेई एडवांस क्या है। इसके पहले हम इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, हम इससे ज़्यादा नीट के बारे में जानते थे। लेकिन बच्चा जब जेई मेंस का रिजल्ट हम देखे तो हमको खुशी मिली कि बच्चा कम से कम या NIT तो एडमिशन इसको मिल जाएगा। इसका 97.48 था। तो अच्छा। ये बोला कि नहीं, हम NIT के लिए नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम IIT की तैयारी कर रहे हैं। हमके लिए लोग कहते हैं कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, तो फिर +2 भी करना है। आजकल के +2 के लिए हमको कुछ नहीं देखना सुनना है। +2 के लिए सिर्फ एक दिन, जैसे कल इंग्लिश है तो आज इंग्लिश पढ़ लिया, इस तरह से +2 का एग्जाम दिया। बोला कि 75% ही मार्क्स हमको लाना है। IIT का ही तैयारी करते रहा। बीच बीच में राजेश और जो सारू हैं हमारे, वो भी देख के हमको बताए कि बच्चा जरूर करेगा, और वो सफलता हमको मिली। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे श्रीमान कि ईश्वर में बिलीव रखते हैं? आपको लगता है कि बच्चा मेरा बहुत अच्छा किया है, पढ़ाई के साथ साथ गाइड भी किया, मेहनत भी किया, लेकिन कहीं न कहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा और ईश्वर की असीम कृपा इस पे रही है कि बच्चा नज़र न लगे इतनी कम उम्र में इतना प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन लेने जा रहा है। पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है, क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, और राज्य के लिए गर्व की बात है। क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर में बिलीव है आप? दादाजी हमारे अखंड त्रिरात्रि हरिनाम ध्वनि संकीर्तन करवाते थे। वो अपने जाने के पूर्व ही उन्होंने सारी व्यवस्थाएं हमको सौंप के गए, और उस ठाकुर जी पर उसी समय से जो मेरा लगन लगा है, और 12 महीना उसी पर हम ध्यान ठाकुर जी को ही किए हुए रहते हैं। जो करेंगे ठाकुर जी वो अच्छा करेंगे, और उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। और जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं उसके बारे में बताते भी हैं। अब की बार 97 ईयर्स अखंड त्रिरात्रि हरिनाम ध्वनि संकीर्तन का दिसंबर में जो कि होता है, 25 दिसंबर से अब की बार होगी। हमेशा उसके लिए हम तत्पर रहते हैं, और सारा समय भी छुट्टी उसके लिए हम पूर्व से ही विद्यालय में बचा के रखते हैं कि हमको 1 सप्ताह छुट्टी बचा के रखना है। उसमें पूरा तन मन धन से हम सहयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ, ईश्वर को उन हम पे धन्यवाद बिलीव देते हैं, और बुजुर्गों को भी। और किसी भी प्रकार का अपने जीवन में किसी भी साथ किसी से ना मैंने छल किया है, ना झूठ बोला है, और बड़े बुजुर्गों को हमेशा हमने स्नेह से बात किया है, जिसका फल मुझे अब प्राप्त। स्वामिक जी के पारिवारिक इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि इनके दादाजी के दादाजी, सही बोल रहा हूँ, ने संकीर्तन का अखंड त्रिरात्रि हरिनाम ध्वनि का आगाज अबगिल ग्राम में किया, जो कि सूर्यग्रहा प्रखंड के लखीसराय जिले में पड़ता है, बिहार राज्य में। और वो अभी तक सौभाग्य है कि 3-4 पीढ़ी उसको अभी तक जीवंत रखा है। और भैया के अनुसार इस बार 25 दिसंबर 2025 को 97वां वर्ष लगातार अखंड त्रिरात्रि हरिराम ध्वनि की, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि लगातार 97वें वर्ष माँ इस बार पूरा करेगी। तो ईश्वर की निश्चित कृपा है हमारे भतीजे पर, और हम गर्व से कहते हैं कि इन्होंने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। और जैसा कि भैया ने बताया कि बच्चों को आशीर्वाद बुजुर्गों का हमेशा से मिलता आ रहा है। दादाजी, और इस बार अगर हम अभी नाना जी की चर्चा न करें तो ये अधूरी रहेगी कहानी। नाना के देख रेख में बचपन में सुनते थे कि भाई बच्चा माँ पिताजी के साथ नहीं सो करके नाना के साथ सोता था, नाना सुबह में उठा के पढ़ाता था। और कोई भी चाहे खेल कूद की सामग्री हो, लाड़ दुलार की बात हो, पूरा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। बात करना चाहते हैं, इनके नाना जी का नाम है अरुण कुमार महान जी, बिहार सरकार में कर्मचारी थे, सेवानिवृत्त हैं, मकससपुर में रहते हैं। उनसे भी पॉडकास्ट कभी करेंगे। उनका सहयोग स्वामिक से डायरेक्ट जानना चाहेंगे कि नाना जी का सपोर्ट मानसिक रूप से,
फिजिकली रूप से पढ़ाने में, और आपको आर्थिक रूप से भी हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत नाना से खेल कूद का सामग्री चाहे किताब खरीदवाते थे। कैसा सहयोग रहा है नाना जी का? क्योंकि इनका एक चीज़ अपडेट कर दे रहा हूँ कि बचपन में जैसा बताया इन्होंने कि मुंगेर से पढ़ाई किए हैं, तो नाना के देख रेख में किए हैं, और इनका दादी घर जो हुआ, दादा घर, वो अबगिल आना जाना लगा रहता था। दादाजी से हमेशा आशीर्वाद मिलता था, पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ सभी से जुड़ाव भी रहता था, लेकिन ज़्यादा समय नाना जी के साथ बिताया है। इसलिए स्वामी से डायरेक्ट जानना चाह रहा हूँ कि इस सफलता में नाना जी का क्या रोल रहा है? नाना का तो इम्पोर्टेंस बहुत रहा है, अब वर्ड्स में कैसे बताएं, लेकिन एक चीज़ जो नाना से सीखे, नाना हमेशा से जॉइंट फैमिली में रहे, सबसे बड़े थे, अपने उनके 4 और भाई हैं, सभी को मैनेज करते थे, तो कहीं ना कहीं सीखने मिला कि आप मल्टीपल टास्क एक बार में कैसे कर सकते हैं। आपको जॉब से आपको जॉब से आना है, उसके बाद आपके भाई हैं, आपकी बेटी है, आपका पूरा फैमिली, उनको भी देखना है, फिर आपको बाहर का भी काम देखना है, तो उससे सीख मिलती है ना आपको कि आप कैसे मल्टीपल टास्क कर सकते हो। जैसे मेरी ही बात कर लीजिए, उन्हें तो सीखा कि हाँ खेल भी लिया, फिर उसके बाद पढ़ भी लिया, उसके साथ नाना के साथ बैठ के हंसी मजाक भी कर लिया। वेरी नाइस, जान के बहुत खुशी हुई कि मेरा भतीजा एक अच्छा राह पे चल रहा है। हम लोगों का भी साथ और परिवार के इम्पोर्टेंस को समझेगा, जिस तरीके से एकल परिवार का प्रचलन आज के समय में चल रहा है, पश्चिमी सभ्यता को लोग अपनाते जा रहे हैं। बट अभी अगर एक युवा बच्चा भारतीय संस्कृति के बारे में सोचता है तो आप समझ लें कि भारत देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। बहुत सही आकलन किया है कि इनके नाना जी परिवार में बड़े थे और हमेशा परिवार के सभी सदस्यों को लेके चले हैं, सभी के दुख सुख में साथ हमेशा खड़ा रहे हैं। और अभी भी बच्चे को अगर उनसे ये सीख मिली है कि मल्टीटास्क कैसे करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारा भारतीय कल्चर बहुत अच्छा है, हमें काफ़ी गर्व है। आपको आपके आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और भैया से क्वेश्चन फिर करना चाहेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं भैया कि जब इसका भी धारवाड़ में सिलेक्शन हो गया, अभी ये ग्रेजुएशन करेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके हैं? अभी तो मैं सुनता हूँ कि भैया बेटा बनते हैं इंजीनियर, फिर उससे और कुछ बड़ा कोर्स कर लेगा, एमटेक कर लेगा, एमबीए कर लेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, विदेश चला जाएगा, माँ बाप का कौन ख्याल रखेगा? कभी ऐसी बातें ध्यान में आती है? या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कभी विदेश जाने की, भारत छोड़ करके सेवा देने की, क्या सलाह रहेगी कि इंडिया में ही रहो, अच्छा करो, यहीं माँ बाप के साथ रहो, सीमित जो भी हो यही करना है, या आप नहीं रोकेंगे कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है आप विदेश भी जाएं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कारण ये है कि ऐसी हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा किया बच्चा, सब कुछ किया और अच्छा किया, विदेश चला गया, माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपके साथ साथ और लोग भी जानना चाहते हैं जो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आज के डेट में वृद्धाश्रम में बहुत सारे वृद्ध रह रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। आप एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं, शिक्षक भी हैं, इस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो चाहेंगे ये बीटेक करे, फिर आगे इसकी इच्छा हो एमटेक करे या जॉब करे, तो ये हिंदुस्तान में ही करे। हुई बात, अच्छी विदेश बात में है। जाने के लिए सोचे ही नहीं। अगर हमारी इच्छा पूछी जाए तो क्या हिंदुस्तान में बहुत सारा है, अपॉर्चुनिटीज है जो अब तक इन्होंने लपका है दोनों हाथों से। जी। आगे भी हम चाहेंगे इसी तरह से भारत में ही अपनी सेवा दे, भारत में इस देश सेवा में ही की- अपना सेवा दे तो अच्छी। इस पर राय जानना चाहेंगे कि आगे चल के अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि भारत में अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, या अभी देखिए चीज़ें माहौल बहुत चेंज होगी। मैं एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आने वाले समाज में हम लोग जिस समाज से हैं देखते हैं कि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं इच्छा बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ ही बिताने की रहती है ना। और आप एक बारीकी से समझे हैं अपने नाना की चीज़ों को, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको भी रुचि रहती है कि मैं पेरेंट्स से मिल के रहूँ, परिवार से मिल के रहूँ, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा एकदम से बड़ा सा, तो क्या मैं मीडियम अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के भारत में रहना ही पसंद करूँगा? ऐसी कुछ सोच अगर अभी है माइंड में तो बताएं, नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी कुछ भी आ सकता है आपको। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, NRI आप बनने जा रहे हैं, और अगर आप अपने मम्मी पापा को वहाँ नहीं रख सकते, तो फिर आपका विदेश में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है। हमें एज अ पर्सन क्या लगता है कि हम बहुत सारे बंधन में बंधे हुए हैं, इतने सारे रिश्तेदार, ये वो सबसे छोड़ के निकल जाते हैं बाहर, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो वही बात होगी ना, एक पतंग को आप बांधे हुए हैं मांझा से, उसको लगता है काट दे तो भरा ऊपर उड़ेगी, थोड़ी देर बाद तो वो गिर ही जाएगा ना आके।
तो कुछ ऐसा करना है जिससे देश का भी फ़ायदा हो, घर वाले भी खुश रहें। वो तो बात की बात है क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मेरे माइंड में भी ऐसा नहीं है कि विदेश में जाके ही रहना है। सबका लगाव अपने घर से होता है, अपने देश से होता है। तो जड़ से जुड़ाव रखेंगे। हाँ। थैंक यू सो मच कि इतना कम एज में आप इस तरह की चीज़ों को सोचते हैं, परिवार के लिए गर्व की बात है। और अभी तो अब आपका कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाला है, सीनियर से या कोचिंग में वगैरह में कुछ ऐसा सुनना कि भाई लाइक कॉलेज में ऐसा होता है, कॉलेज में ये होता है, कॉलेज में ये मस्ती होती है, कॉलेज में ऐसे फेल हो जाते हैं, इस तरह के कॉलेज लाइफ की बातों को सुनकर के कुछ कभी घबराहट भी हुआ यार जाएंगे कैसे मैनेज करेंगे, कुछ ऐसा दिमाग में कभी सोचना हुआ है? पढ़ने को लेकर घबराहट नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई का ऐसा है कि कुछ भी आदत ही बना हुआ है। जब से पढ़ रहा हूँ 12-14 साल जब से पढ़ रहा हूँ कि आदत ऐसा बना हुआ है कि कुछ छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा लगता है कुछ छूटा हुआ, लगता है कि ये क्या छोड़ा हुआ है। सिलेबस पर फोकस है कि कोई सुने मेहनत करूंगा, जो भी सिलेबस होगा उसको कंप्लीट करेंगे, पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। कॉलेज में और भी बहुत सारे के माहौल होते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव माहौल होना, कुछ और बातें होना, राह से भटक जाना। कॉलेज लाइफ में देखते हैं कई बार बहुत लोग मस्ती करने लग जाते हैं, लगता है कि नहीं भाई अब हम इस लेवल पे आ गए हैं, आगे IIT ही होगा, बीटेक होगा, अब हमारा लाइफ ऐसा है वैसा है, पूरा लक्ष्य तक पर नहीं पूरा किया। उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, क्रिकेट में ही देखते हैं, लगता है भाई कि बस जीतने वाले हैं और पहले ही सेलिब्रेट करने लग जाते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी, और धोनी की चतुर कप्तानी से मैच हार जाती है। तो कुछ उस तरीके का नहीं, बैलेंस्ड भी रखना है। इस संबंध में पिताजी से कभी कुछ सलाह मिलती है कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, चीज़ों को जब तक डन नहीं किए तब तक उसको डन नहीं समझें, या खुद समझते हैं, या पेरेंट्स से कभी मिलती है ऐसी शिक्षा? ऐसी शिक्षा तो आप पेरेंट्स से तो मिलती है। आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको वहाँ पे मिल जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई भी आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, डज नॉट मैटर आप JEE लिख रहे हो या नीट लिख रहे हो, आपको एक देखा हुआ क्वेश्चन मिलता है आपका, आप एक्साइटेड हो जाते हो, ये तो मेरे को आता ही है, और उसमें एक हल्का सा वर्ड ट्विस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपसे अल्फ़ा पूछा, आपने अल्फ़ा पूछा, ठीक ना, आपने अल्फ़ा कैलकुलेट किया, और किसी अगले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, उसने 4 अल्फ़ा पूछ दिया, आपने एक्साइटेड होकर मार्क कर दिया। तो इससे क्या होता है, आपका आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। तो एक्साइटेड नहीं होना है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको पहले एनालाइज करना है, उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लेना है, और शांत माइंड से डिसीजन लेना ज़्यादा बेहतर होता है। और जहाँ तक बात है कॉलेज में एंजॉय करने का, तो बैलेंस लेके चलना है, बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज में भी जैसे बात आप क्रिकेट की बात करोगे, तो क्रिकेट में भी IITs का अपना टूर्नामेंट होता है, हॉस्टल का होता है, या इंटर कॉलेज बोल सकते हो, IIT का टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है। तो वो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रहते हैं, और उसमें भी कॉलेज का आपको सपोर्ट रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अपना पढ़ाई छोड़ देना, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा। थिएटर हो गया या कोई भी स्पोर्ट्स में आपको खेलने का, वो सब आपको वहाँ प्रोवाइड होता है। बस आपको सही संगत में रह के करना है काम। इन चीज़ों को समझना होगा आपको। हाँ। कि कॉलेज लाइफ में जब हम जा रहे हैं तो पूरा डन करना है, डिग्री लेके आना है, फिर उस डिग्री का यूटिलाइजेशन करना है, फिर उसको अपने कैरियर में उतारना है। उन चीज़ों का हमें जो फ़ायदा होना चाहिए उसको लेना है। भैया अब आपसे सारांश में मैं पूछना चाहूँगा ओवरऑल कि बच्चे के पढ़ाई लिखाई से लेकर के रिजल्ट से बिल्कुल संतुष्ट हैं, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे इसका, और इसके साथ साथ बीच में जो एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को जाके देखना कि सही राह पे चल रहा है क्या, या यहाँ से रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं भाई अब ठीक है, और उसके साथ साथ पूरे परिवार का कैसा सहयोग रहा है बच्चे को आज इस स्थिति में लाने में। एक बार अपना पूरा इसके बचपन से लेकर के अभी तक के रिजल्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस एक बार शेयर कर लें, ताकि जो गार्जियन आपको सुनेंगे वो अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत कार्य कर रहे होंगे या दूर भटक रहे होंगे तो वो उस राह पर चलें, और हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र से और भी बच्चे IIT क्वालिफाई करें। क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को ये सपना संजो करके तैयारी करवा रहे हैं कि मेरा बच्चा भी कुछ अच्छा करे, अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसका नामांकन हो, क्या उसके लिए संदेश देना चाहेंगे? बच्चे को पढ़ाने लिखाने में बिल्कुल सबसे पहले तो उसको समय का ज्ञान दें, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना करें, ऐसा कोई दबाव न डालें, उसको स्वतंत्र छोड़ दें, और गार्जियन उस बच्चे को पहचाने कि बच्चा किस ओर मुड़ रहा है, सही समय पर सही ढंग से सही रास्ते पर ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर रास्ता सही है तो उसको स्वतः बढ़ने दें, अगर कहीं रास्ता वो भटक रहा है तो उसको आप सही रास्ते पर लाएं। जो हमने बच्चे से प्ले स्कूल से लेकर 10 तक मैंने यहाँ किया, और आगे करने की ज़रूरत हमको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। बाकी +2 में जो की इसकी मौसी वंदना भारती, मैं बता ही दिया हूँ कि मैं उसका आभारी रहा हूँ, रहूँगा।
और ऐसे बच्चे को कुछ किसी भी प्रकार का दबाव देना या सलाह देना अब हमको ऐसा कुछ लगता नहीं। हम चाहेंगे कि जो भी गार्जियन है बच्चे को सिर्फ समय का ज्ञान, समय का बोध कराएं और उस सही रास्ते पर उसको ला दें। इनकी माताजी से जानना चाहेंगे कि आप एक कुशल गृहिणी रही हैं, घर को भी मैनेज की हैं, कि क्योंकि महिलाओं पे बहुत सारा कार्य होता है, पुरुष बाहर कार्य कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना, घर में बच्चों को सहयोग करना, होमवर्क पूरा करवाना, घर की चीज़ों को देखना और मन ही मन ये सोचना कि बच्चा कुछ करेगा। कितना चैलेंजिंग रहा है बचपन से लेकर के अभी तक का, और अपने रोल को, बच्चे को इस लायक बनाने में किस तरीके से आपने मेहनत किया है, क्या संदेश देना चाहेंगी वैसे माताओं के जिनके बच्चे ऑलरेडी अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं और कर रहे हैं, जिनकी माताओं की और के भी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा ऐसा करे ऐसा करे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि काम करते हुए बच्चों को कैसे मैनेज किया? हालांकि आपने बहुत अच्छा जॉब किया है, बहुत ही बढ़िया बच्चों को पालन पोषण किया है और एक अच्छा संस्कार दिया है, तो अपने दृष्टिकोण से क्या मैसेज देना चाहेंगे और भी माताओं को? बच्चे को माँ का ये कर्तव्य होता है कि टाइम पे जो बच्चा खाना चाहिए सही से खाना खिलाना चाहिए और पढ़ने के लिए न्यूट्रिशन का ध्यान रखे बच्चों का, सही बात है। और माँ का तो यही है कि खाना खाओ टाइम से, देखो हर घर की चीज। सुनते हैं कि बच्चा बहुत सारी बातें अपने पिता से शेयर नहीं हाँ, कर पाता है, माँ से शेयर करता है। हाँ, बच्चे करते तो हैं। माँ तो स्वाभाविक है कि अच्छा गाइड करती हैं, है ना। तो जैसा कि आपने भाई अच्छा किया कि भाई मौके पर चौका लगाया, आपने सीधा गाइड कर दिया कि इकोनॉमिक्स और इधर उधर सोशल साइंस ये वो मत सोचो, सीधा आईटी के लिए तैयारी करो और मार दिया छक्का। हाँ। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये चीज़ें आपका गाइड रहा है बच्चों के लिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ रही है ना। ये हम उसी टाइम हमको बोल दिया कि हम एक बार में निकाल के दिखा देंगे। बच्चा में कॉन्फिडेंस था। हाँ, हाँ। चलिए, और पढ़ाई भी करता था घर में, तो पढ़ाई भी आपको भी करता कॉन्फिडेंस था कि नहीं पढ़ाई कर रहा है तो कुछ और अच्छा इस करेगा। चीज़ से हमको आश्चर्य भी नहीं लगा, बच्चा IIT निकाला, इससे हमको आश्चर्य भी नहीं लगा, इसलिए कि जो रिजल्ट मैंने प्ले में देखा, 1 में देखा, 2 में, 10 तक हमने जो भी देखा, 12 में वही देखा। अब फिर देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है। आप उठा के हिस्ट्री देखिए, अपना घर अगर सुजगरा प्रखंड के अबगिल गांव में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इस पूरे प्रखंड क्षेत्र में देखिए IIT में सिलेक्शन चुनिंदा बच्चों का होता है। हम लोगों के बैच से लेकर के अभी पिछले 1-2 सालों में या मेरे नोटिस में बहुत कम ही ऐसा रिजल्ट हुआ है जिसमें बच्चा IIT क्वालिफाई किए थे। बहुत बड़ा रिजल्ट है, आने वाले समय में ये दिखेगा, और ये जिस तरीके से बच्चे का सोच है पूरा परिवार को भी गौरवान्वित करेगा, पूरा क्षेत्र को भी गौरवान्वित करेगा। लास्ट में स्वामी से जानना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी सफलता हुई है, एक चाचा के नाते आपको गुरु मंत्र ये भी दे रहा हूँ कि अभी ये फिनिश लाइन नहीं है, जस्ट शुरुआत है, यहाँ से बहुत कुछ और बड़ा करना है। माइंड में कभी अभिमान नहीं लेना है कि हमने इतनी बड़ी चीज़ें कर दी है, जब तक कि भैया जीत नहीं गए एकदम, समझ लीजिए मैच उस तरह से जीतना। मैच इसी को कहते हैं कि वो मैच कभी नहीं जीतना है अपना, बस जीतते रहना, जीतते रहना, फाइनल कुछ करना ही नहीं है। बीटेक करना है, एमटेक करना है, अच्छा जॉब लेना है, उसमें भी प्रमोशन लेना है, अच्छी तरीके से जॉब करना है, सबका ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ों का गुरु मंत्र आपका चाचा आपके साथ आज पोडकास्ट कर रहा है, ये दे रहा हूँ। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको बहुत लोग सुनेंगे, विद्यार्थी लोग, शुरुआत से बताएं कैसे बच्चा सब पढ़ाई करे, और एक बच्चा को अपने पेरेंट्स से क्या उम्मीद रहता है, कैसा सपोर्ट चाहता है अपने माँ बाप से, इन चीज़ों को भी आप शेयर करें हमसे। स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो रेडी रहना चाहिए कि आप क्या चीज़ प्रिपेयर करने वाले हो। आधे मन से कोई चीज़ का भी प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो, वो किसी का भी प्रेशर में हो। पहले तो समझो आपके मतलब का क्या, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप कैरी ऑन करने वाले हो, तो आपको उसमें फेलियर मिलेगा और फिर उसके बाद आप डीमोटिवेट होने वाले हो। तो इससे पहले आप अपना इंटरेस्ट समझो और उसमें कैरी ऑन करो। और जहाँ तक बात है, मैं IIT से ओरिएंटेड बात करूँगा कि प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में क्लास 10 की पढ़ाई अलग होती है, 11-12 से अलग हो जाती है। तो आपको पहले तो स्टार्टिंग में आपको उतना पढ़ना है जितना आपको समझ में आ रहा है। आप जितना दिन में एक बार में समझ पा रहे हो उतना पढ़ो। अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ पा रहे हो तो 3 घंटे ही पढ़ो। अगले दिन कोशिश करो 3 घंटे 10 मिनट पढ़ने का, और एक ब्रेक लेके कंटिन्यूस पढ़ो। अगर आप सोचोगे दिन में 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 घंटे पढ़ने का भी एक तरीका होता है। आप 1.5 घंटे पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक लो, फिर 1.5 घंटे पढ़ो। आप 3 घंटे पढ़ लोगे और उसके बाद आधे घंटे का आपका ब्रेक रहा होगा। लेकिन अगर आप लगातार 3 घंटे बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आपसे नहीं होगा। तो आपको एक मतलब डिसाइड करना है कि इस लेवल में आपको काम करना है। और कोई भी दिन आपका परफेक्ट नहीं जाने वाला है कि आप सोचोगे सुबह उठ के 6 बजे से पढ़ने वाले हो और आप उसी दिन 6:30 बजे उठ जाओगे। तो फिर आप 7 बजे स्टार्ट करो, उस दिन का काम करो।
ऐसा है ना कि अगर आप 10 घंटे सोचोगे पढ़ने का ना, एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ कि कोई एडवांस एकदम टॉपर उसकी बात नहीं बता रहा हूँ, अगर कोई 10 घंटे पढ़ने का सोच रहा है ना, तो वो आइडियली 6-7 घंटे पे जाके ही रुकेगा, क्योंकि आप जितना सोचते हो उससे कम ही करते हो। फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने इतनी कवर ड्राइव की प्रैक्टिस मारी, तब भी आउट हुआ है ना उसने कवर ड्राइव पे, ऐसा नहीं उसे खेलना नहीं आता है, वो आउट स्वाभाविक सा बात है। तो आपको एक लेवल में काम करना है, डिवाइड करके करना है। जहाँ आप पढ़े 1 घंटे के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, 10 मिनट का रेस्ट ले लिए, गाना सुनो, फिर वापस से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे लेवल स्टार्ट करना है। रेगुलर प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है। जैसा आपने कहा विराट कोहली का, भाई देखो कवर ड्राइव वो शुरुआत से खेल रहा है, लेकिन जब कोई नया सीरीज होता है तो उसी कवर ड्राइव का बार बार प्रैक्टिस करता है। तो आपके जब भी एग्जाम होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आप जिन चीज़ों को जानते हैं उसको भी एक बार प्रैक्टिस करते हैं, उन चीज़ों को भी एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ। ये जरूरी है। जो मेरे को आता है बेसिक सा बेसिक चीज़ भी आप गलत कर सकते हो। सेम एग्जांपल है कि मेरे को जो सवाल तो रिवीजन बहुत जरूरी है पढ़ाई में। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप दिन में 10 घंटे मत पढ़िए, लेकिन अगर आप 1 साल पढ़ने वाले तो आप हर दिन 4 घंटे ही पढ़िए। वो आप 4 घंटे पढ़ के भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप आज 10 घंटे पढ़ रहे हो, कल 2 घंटे पढ़ोगे, फिर तीसरे दिन आप 2 घंटे पढ़ोगे, फिर उसके बाद 1 दिन नहीं पढ़ोगे। अच्छा, एक चीज़ों में कॉन्फिडेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, समझ पा रहे हैं अंतर? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट क्या विद्यार्थी के लिए बिल्कुल हानिकारक है? ओवर कॉन्फिडेंट होना कितना अच्छी बात है Over- कि भाई हमने ये सिलेबस पढ़ लिया, ये वाला चैप्टर पढ़ लिया, जो होगा इसमें से बना ही देंगे। ये मतलब एक बैलेंस कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस, उसमें दिक्कत होती है। ओवर कॉन्फिडेंस तभी आपको आता है जब आप ऐसे ग्रुप में होते हो ना, जहाँ पे आपको लगता है आपको सब कुछ आ रहा है, या आपको ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपके मतलब का है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ नहीं जाना। और कॉन्फिडेंट रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मोस्टली सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आप एक ऐसे बैच को खोजो ना जहाँ पे आपसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो आपको हर दिन अपने आप को पुश करने का मौका, बिल्कुल सही बात है। पुश करने का मौका आप मिलेगा। अपने कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ के बच्चों में टॉप कर रहे हो, लेकिन ये जो IIT है ये पूरे भारतवर्ष में होता है, और पूरे भारतवर्ष के बच्चों के साथ आप कहाँ स्टैंड करते हो, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ। चलिए, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी के विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के दौरान क्या एक्सपेक्टेशन रहता है अपने पेरेंट्स से? कैसा सपोर्ट चाहते हैं आप लोग? मेंटली भी, इमोशनली भी, आर्थिक रूप से तो होगा क्योंकि भाई बच्चा तो कुछ पढ़ाई में, अभी पढ़ाई के दौरान में कुछ अर्न नहीं कर रहा है। आर्थिक रूप को मैं हटा देता हूँ। एक माँ बाप पूरी रूप से आर्थिक जो भी फीस होता है, रहने का लॉजिंग फूडिंग होता है, वो व्यवस्था करवा देता है। उसके बाद बच्चा कैसा अटैचमेंट चाहता है और क्या अटैचमेंट नहीं रहता है जो बच्चे को खलता है? चाहता है बच्चा कि पेरेंट्स हमसे इमोशनली अटैच्ड रहे, हमसे बराबर बात करें, हमें मोटिवेट करें, हमारी कमियों को समझें, या हमें और भी कुछ सपोर्ट की जो ज़रूरत पड़ती है। ये आप विद्यार्थी जीवन से रिसेंटली गुजरे हैं, क्या रहा है एक्सपीरियंस आपका? मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कुछ एक नंबर स्कोर किया, ठीक, वो आपको आपके हिसाब से कम होगा, हमेशा आपके हिसाब से कम होगा। आप टॉपर से भी जाके पूछोगे तो उसके हिसाब से भी वो नंबर कम ही होगा। तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले अपने नंबर से। वो आप एक ही कंडीशन में होंगे जब आप क्लास में टॉप किए होंगे, एक वही कंडीशन है, उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है आपकी सेटिस्फाइड हो अपने नंबर से। उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि जब आपको कुछ कम नंबर आया तो आप एज्यूम करते हो कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो वो डांटे नहीं, सपोर्ट करिए, हाँ नेक्स्ट टाइम आप बेटर कर सकते हो। जैसे मैं अपने स्टार्टिंग की बात बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जब JEE मेंस का पहला टेस्ट लिखा था तो उस समय मेरा 130 आया था। पापा ने आपको अभी बताया कि पापा को उतना नॉलेज नहीं था, तो पापा को लगा कि हमेशा से स्कोर कर रहा है 90-95%, तो ये तो बहुत कम है। तो पापा ने पहली बार मेरे को डांटा क्योंकि पापा को नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं अब आपको वो बता रहा हूँ 2023 की बात बता रहा हूँ, अब मैं 2025 की बात बता रहा हूँ। एडवांस से 1 महीने पहले की बात है। मैंने फर्स्ट टाइम एडवांस का टेस्ट लिखा था तो 360 मार्क्स का पेपर होता है, मेरे कोचिंग वालों ने कंडक्ट कराया था। तो मेरा उस पेपर में आई थिंक 50 से भी कम नंबर आया था। उससे कम में सिलेक्शन 50 क्या, आपको 50 में कोई आपका कोटा से भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो लेकिन उस टाइम पे पापा ने मोटिवेट किया, नहीं नहीं धीरे धीरे नंबर करके बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। उस टाइम पे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है स्टूडेंट को, क्योंकि एडवांस ऐसा चीज़ है ना कि वहाँ पे आपका आप कितना याद रख सकते हो, नहीं आपका नॉलेज कितना है, आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, उस बेसिस पे आपने कितना प्रैक्टिस किया, वहाँ पे वो आपको लेके जाता है। वहाँ पे अगर आपको सपोर्ट मिलता है आपके मम्मी पापा का, पेरेंट्स का, कि नहीं तुम कर सकते हो, एक क्वेश्चन की बात है, धीरे धीरे करके नंबर बढ़ेगा। उस टाइम पे मेरा रेगुलर पापा से बात होता था, पापा ने बोला हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा नंबर। तो इवेंचुअली मैं अपने कोचिंग की बात करा रहा हूँ, तो लास्ट टाइम तक में मैंने 4 से 6 टेस्ट लिखा था एडवांस के। पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता हाँ। है बच्चों को, है ना? पेरेंट्स का निश्चित तौर पर सपोर्ट। अच्छा, जब पहली बार पेरेंट्स का निश्चित तौर पर सपोर्ट चाहिए होता है बच्चों को। अच्छा, जब पहली बार रिजल्ट हुआ, किसको बताना आपने मुनासिब समझा? किसके साथ ये खुशियाँ बांटनी चाहिए? पहले किसको बताया आपने कि पापा मैं क्वालिफाई कर गया हूँ? पापा को बताया? एडवांस मम्मी को बताया?
एडवांस का जब रिजल्ट आया था हाँ। तो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था, तो सबसे ठीक है। पहले वो ग्रुप में ही पता चला। अच्छा, तो उसके बाद अच्छा। फिर मैंने ग्रुप कॉल किया जिसमें मम्मी पापा सबको पता है, सब। मौसी मौसा सब। कैसा रिस्पॉन्स था उधर से, कैसा पोर्ट पर आवाज आया? ठीक है, निकाल दी है या? अरे वाह, निकाल दी हो भाई। सेकेंड वन, दूसरा वाला रिएक्शन था। दूसरा वाला रिएक्शन मेरा था? पहला वाला रिएक्शन था हाँ ठीक है निकल गया, क्योंकि मैंने वही बात बोला ना कि हाँ, हाँ, हाँ। मैं अपने Confident थे। हाँ, लेकिन रिजल्ट से वही सेटिस्फाइड नहीं होता ना कोई स्टूडेंट। मैं भी नहीं था कि लग रहा था थोड़ा वहाँ पे और काम होता तो 10 नंबर और आ जाते, कुछ और अच्छा रैंक हो जाता। तो वो तो हमेशा एक स्टूडेंट में रहेगा। उस टाइम पे अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। आपके रिजल्ट में सिलेबस का समय से पहले कवर कर लेना, सिलेबस पे कमांड रखना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो मैं आकलन किया हूँ आपके बातचीत से कि जो भी किसी कंपटीशन का सिलेबस होता है उसको कॉन्फिडेंटली कवर कर लेना, उसको समय से पहले कवर कर लेना, उसको बार बार रिवाइज कर लेना, कुछ ना कुछ रिजल्ट होने का ये सूत्र है, ये कुछ ना कुछ रिजल्ट होने का ये रास्ता है। ऐसे बच्चों को करना चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। चलिए, आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि स्वामिक आने वाला भावी इंजीनियर है और इसी ब्रांच लिया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, भारत के साउथ में कर्नाटका में IIT धारवाड़ में इसका एडमिशन होने वाला है। हम सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इसके साथ, और आने वाले समय में ये अपने लिए अच्छा करे, पूरे परिवार के लिए अच्छा करे, देश के लिए अच्छा करे, ऐसी शुभकामनाएं हम सभी के द्वारा इनको है। और एक बार इनका परिचय लास्ट में फिर से कराना चाहूँगा कि ये लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड के अबगिल गांव के स्वर्गीय वासुदेव महंत जी के नाम से प्रसिद्ध थे, जो कि मेरे नाना जी हैं और इनके दादाजी हैं, तो सॉरी इनके परदादा जी हैं, तो उनके परपोता हुए। और जो मेरे मामा जी स्वर्गीय विमल बाबू के नाम से, बहुत बिंदेश्वरी प्रसाद विमल के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके पोता हुए। और अभी इनके मम्मी पापा हमारे साथ थे, तो इनके साथ तो आपकी बातचीत हुई है। तो एक ग्रामीण परिवेश से और जो बेसिक एजुकेशन हुआ है सीमित संसाधन में, कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी इस माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नहीं सोचना है कि हम बड़े स्कूल में पढ़ेंगे तभी कोई अच्छे बड़े संस्थान में हमारा एडमिशन हो सकता है। एक सीमित संसाधन में पढ़ाई करके, खेल कूद करके और माँ पिता के सही गाइडेंस से जो आज इन्होंने सफलता हासिल की है, वो निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है कि हम अगर छोटे शहर में भी रह रहे हैं, छोटे जगह पे भी रह रहे हैं और मन में इच्छा शक्ति है, सही डायरेक्शन से मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देश का कोई भी प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित, टफ से टफ कोई कंपटीशन हो और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की बात हो तो वो संभव है। तो हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है। आने वाले समय का भावी इंजीनियर है और मेरा भतीजा है, तो हमारी शुभकामनाएं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आप जुड़े, बहुत सारी जानकारियां शेयर की, और आशा करेंगे कि इस पॉडकास्ट की जानकारी से और भी पेरेंट्स को प्रेरणा मिले और इसी तरीके से आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से, हमारे राज्य से, अलग अलग देश के संस्थानों में अच्छे बच्चों का एडमिशन हो, अच्छा पद पर हो, और जिससे हमारा राज्य एवं देश विकास करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।